बोगरिया में तो वनवास बोगरिया में नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। जीतू पटवारी का एक बयान आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यह बयान उन्होंने अपने दोस्त के साथ बातचीत में कही, लेकिन इसके बावजूद यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इंदौर में अपने दोस्त से मिलते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि वो वनवास भुगत रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिर किस वनवास की बात जीतू पटवारी कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल तो जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में वो कौन से वनवास को भुगत रहे हैं, इसका अंदाजा फिलहाल तो सियासी जानकार भी लगाने में जुटे हैं। अब बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो उसे वह वनवास ही लगता है। तो सवाल यह है कि आखिर जीतू पटवारी किस वनवास की बात कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पर हम एमपी राउंड अप में चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी। अशोक जी, आपका एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अशोक जी, ये जीतू पटवारी किस वनवास की बात कर रहे हैं? देखिए, वनवास से उनका आशय क्या है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वनवास के दौरान आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह से आपको संघर्ष करना पड़ता है। और सरल शब्दों में आपको मैं कहूं कि जब भी आप अस्तित्व के लिए संघर्षरत होते हैं तो आपके सामने उसी तरह की चुनौतियां होती है जैसे जिस तरह से वनवास के दौरान किसी वनवासी को उसका सामना करना पड़ता है जी। और अगर हम इसको अपने पौराणिक संदर्भ में देखें तो जो इन दो वनवासों की सर्वाधिक चर्चा होती है उसमें एक भगवान राम का वनवास था, उनको भी तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब आप सत्ता से विमुख होकर किसी संघर्ष की पथ पर चलते हैं और एक ऐसा पथ जहां पर आपको अकेले ही सब कुछ करना होता है, तो फिलहाल जो कांग्रेस में जीतू पटवारी की स्थिति है, उनको उनके पार्टी के भीतर जो है उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और शायद इसी के चलते उन्होंने ये कहा है कि वो वनवास भुगत रहे हैं। विधायक रहे नहीं, सत्ता उनके पास में है नहीं, तो संघर्ष का उनका एक जो ये दौर चल रहा है उसको उन्होंने शायद वनवास का दौर कहा है। चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, वो इस पे रोना नहीं रो रहे हैं, वो अपनी स्थिति जो है उनकी उसको वो एक शब्द के जरिए जो है अपनी अभिव्यक्त व्यक्त कर रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने भी पीड़ा व्यक्त की है। कांग्रेस के अंदर कोऑर्डिनेशन का अभाव है। जो छत्रप हैं पार्टी के, उनका उस तरह से सहयोग नहीं मिल रहा। उमंग सिंगार के साथ में भी उनके रिश्ते उस तरह के नहीं है और चुनौतियां बहुत हैं। हाईकमांड ने तो उनको फ्री हैंड कर रखा है जी, और उनको एक कार्यक्रम भी दे रखा है कि जैसे अभी SIR को लेकर है या और मनरेगा को लेकर जिससे नाम बदला गया है, जी राम जी आ गया है, उसको लेकर पार्टी जो एक बड़ी मुहिम चलाने जा रही है। उसमें मध्य प्रदेश को भी एक टास्क मिला है कि आपको भी सब करना है, एक एक कार्यकर्ता को शामिल होना है इसमें। तो जीतू पटवारी के सामने चुनौतियां बहुत हैं और शायद इसी को उन्होंने जो है वनवास का जो एक वो संज्ञा दी है, जो उसका नाम दिया है, तो मेरी समझ में यही आता है। बाकी आप इसको बेहतर बता सकते हैं। नहीं तो है कि जो एमपी कांग्रेस है, जो एमपी कांग्रेस संगठन है, उसमें सब कुछ ठीक नहीं है और जीतू पटवारी अकेले पड़ गए हैं। बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए हैं जीतू पटवारी। आप देखिए, अभी कुछ महीना पहले या पहले 8-10 महीना पहले उन्होंने भोपाल में कोऑर्डिनेशन को लेकर ही एक बड़ी बैठक बुलाई थी। उसमें कौन पहुंचा था? कोई बड़े छत्रप नहीं पहुंचे थे। कमलनाथ अलग खिचड़ी पकाते हैं, तो उधर आप अजय सिंह राहुल को देख लीजिए, चुरहट के उनकी अलग खिचड़ी पकती है, सज्जन सिंह वर्मा की अलग खिचड़ी पकती है, अरुण यादव की अलग खिचड़ी पकती है। तो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी वीकनेस है और जिसके चलते वो जो है, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा आशुतोष जी, कि हार से जब आप सबक नहीं सीखते हैं तो आप लगातार हारते जाते हैं। कांग्रेस की हार की मुख्य वजह ये थी कि आपसी फूट 2018 में इनको जैसे तैसे सत्ता मिली थी, लेकिन आपसी फूट के चलते सिंधिया और कमलनाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना और उसके चलते एक सरकार चली गई। भले वो अल्पमत की सरकार थी, लेकिन सरकार तो बनी थी। और फिर यही फूट का नतीजा, ये दुष्परिणाम ये सामने आया कि 2023 में तो आप तो जो है 66 सीटों पे सिमट कर आप रह गए, बड़े दिग्गज आपके हार गए। और अभी भी बहुत चुनौतियां हैं आपको। कांग्रेस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है उसको पार्टी के भीतर जो है जिस तरह की एक सपोर्ट की जरूरत है, एकजुटता की जो जरूरत है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति थी तहां विपत निधाना।
और कांग्रेस की एक दिक्कत और है, इन्हें निपटना बीजेपी से, ये एक दूसरे को ही निपटाने में लगे रहते हैं, जिसके चलते अब जीतू पटवारी को ये कहना पड़ रहा है कि वो वनवासी हो गए हैं, वनवास में है, उनके लिए वनवास का दौर है। लेकिन इसके पहले कल दिग्विजय वायरल हो रहा है, 2-3 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने अडवाणी और मोदी का एक फोटो था, वो पोस्ट किया था और लिखा था कि जो संगठन है आरएसएस और बीजेपी की वो बेहतर है और उससे सीखना चाहिए। इसको लेकर के काफ़ी बवाल हुआ, कांग्रेस में बहुत सारे लोग उनके पक्ष में भी आए लेकिन ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जिस संदर्भ में ये बात कही, आरएसएस की तारीफ उन्होंने इसलिए नहीं की कि उसका जो एजेंडा है या उसकी जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है। उनका जो संगठनात्मक ढांचा है, जो अनुशासित उनकी जीवन शैली है, दिनचर्या है उनकी, जो जिस तरह का अनुशासन है पार्टी के भीतर या आरएसएस के भीतर है, उसकी उन्होंने तारीफ की है और एक उदाहरण सेट करने की कोशिश की कि इस तरह से हमको जो है संगठित होना चाहिए और इस तरह से हमारे यहाँ अनुशासन होना चाहिए। ताकि अब चूंकि कांग्रेस जो है आरएसएस की विरोधी ने, अभी भी देखिए नाथूराम गोडसे वर्सेस जो है गांधी चल रहा है। लगी गांधी की अब इस देश में कोई चुनावी उपयोगिता नहीं बची है, बल्कि राम की चुनावी उपयोगिता है और इसको बनाने का काम बीजेपी कर भी रही है। तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की। एक तरफ जो है राहुल गांधी आरएसएस की आलोचना करते हैं और आरएसएस की नीतियों की आलोचना करते हैं, और दिग्विजय सिंह जो तथाकथित तौर पर गुरु कहे जाते हैं राहुल गांधी के, अब वो आरएसएस की। और बाकी देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि उनके पास में कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है निकट भविष्य में। अब कांग्रेस जो है अपने आप को रिसफल कर रही है धीरे धीरे, वो भी युवाओं को ज्यादा मौके दे रही है। तो अब दिग्विजय सिंह जैसे जो उम्र दराज नेता है वो धीरे से पार्टी से बाहर जाएंगे, काफी बाहर हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी बाहर जाएंगे। और दिग्विजय सिंह स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी है निधि चतुर्वेदी से, तो उन्होंने लंबा चौड़ा आरोप लगाया दिग्विजय सिंह पे और कहा कि वो इसलिए सब बोल रहे हैं क्योंकि जो है उनका राज्यसभा जो अब सदस्यता है अब कुछ दिन में जाने वाली है और वो फिर वो राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राज्यसभा सीट की वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह, जैसा कि आरोप लगा रही थी निधि चतुर्वेदी? मैं आपको थोड़ा सा और पीछे जाके बताऊं कि सत्यव्रत चतुर्वेदी की और इनकी आपके दिग्विजय सिंह की कभी नहीं बनी। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे एक ही पार्टी में, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे, इनकी कभी नहीं बनी, अलग अलग खेमे थे इनके। और अब दिग्विजय सिंह को जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह को अब आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं मिलेगी पार्टी में, और ना ही उनको राज्यसभा में उनकी फिर से जो है कहीं उनकी नियुक्ति होगी। दिग्विजय सिंह के भाई को भी निकाल दिया है पार्टी ने, लक्ष्मण सिंह को भी, और दिग्विजय सिंह भी जो है अब हाशिए पर है। दिग्विजय सिंह भी हाशिए पर है। दिग्विजय सिंह की अब कोई जो है राजनीतिक उपयोगिता भी नहीं बची है। दिग्विजय सिंह को बहुत मौके दिए पार्टी ने, लेकिन वो अपने गानों की वजह से वो चर्चा में भले रहे आए। पार्टी को उनसे कोई फायदा नहीं। उन्होंने बड़ी यात्रा निकाली थी 2018 में, तब आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फायदा मिला होगा पार्टी को। और उसके बाद में जब सिंधिया और कमलनाथ के बीच में जब दूरियां बढ़ रही थी तो दिग्विजय सिंह कोऑर्डिनेशन का काम कर सकते थे, लेकिन वो भी जो थे तो कहीं कमलनाथ के साथ में खड़े होकर और सिंधिया को दरकिनार करने में लगे थे, उसी के चलते सरकार। हमारे साथ पॉडकास्ट था दिग्विजय सिंह का, तो दिग्विजय सिंह ने बताया था कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच कुछ मुद्दों पे सहमति बनी थी। सहमति ये थी कि चंबल वाला इलाके में जो भी काम हो वो सिंधिया से पूछ के ही हो, लेकिन ये सहमति बन नहीं पाई और इसी की वजह से सरकार गिर गई। इन्होंने मीडिएटर का काम किया था उसमें दिग्विजय सिंह ने जी। वहां पे जो असली लड़ाई थी आशुतोष जी, वो राज्यसभा की टिकट को लेकर ही थी। सिंधिया चुनाव हार चुके थे और सिंधिया ये चाहते थे उनको कि राज्यसभा की एक सीट मिल जाए उनको। और चूंकि दिग्विजय सिंह का नाम डिक्लेयर हो गया था और सिंधिया का नाम घोषित नहीं हुआ था, जिसके चलते सिंधिया को लगा कि पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा हो रही है और शायद उसके लिए उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया को जिम्मेदार माना, इसको दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार माना था। और इसके चलते वो अपने 20-22 जो उनके वफादार विधायक थे, क्योंकि देखिए कांग्रेस में छत्रप पहले भी थे, कांग्रेस में छत्रप अभी भी है, और कांग्रेस बिना छत्रपों के चल नहीं पाती है। ये तो बीजेपी है जो छत्रपों को जो है घर बैठा देती है, चाहे आडवाणी जी रहे हो, चाहे शिवराज रहे हो। शिवराज जी भी छत्रप के तौर पर देखे जाने लगे थे मध्य प्रदेश के 4 बार जब मुख्यमंत्री बने, तो उनको धीरे से किनारे कर देती है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी छत्रपों का वजूद बचा हुआ है, और जब तक ये छत्रप रहेंगे तब तक कांग्रेस को कभी भी जो है फिर से मजबूत अस्तित्व के लिए संघर्ष है कांग्रेस।
संगठन की बात जो दिग्विजय सिंह ने कही कि संगठन से सीखना चाहिए, तो सच्चाई तो यही है कांग्रेस की कि कांग्रेस का सेवा दल तो खत्म ही हो गया एक तरीके से। और आरएसएस में तो यही है ना कि आरएसएस तो खुद को राजनीतिक संगठन मानता नहीं है, लेकिन फिर भी आरएसएस के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बाद में जाकर के बीजेपी में शामिल होते हैं और बड़े पदों पर जाते हैं। तो क्या इसके पीछे आपको नहीं लग रहा कि सेवा दल की जो इन्होंने सेवा दल की अनदेखी की कांग्रेस ने, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा पार्टी को? पार्टी में संगठन बचा कहाँ है, आप हमें ये बताइए। इनकी बैठकें नहीं होती हैं। अभी तो कुछ जीतू पटवारी के आने के बाद में थोड़ा सा संगठन में हलचल दिखाई दे रही है। जब तक कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष थे, आपको संगठनात्मक क्या, उसके पहले जब दीपक बावरिया जब यहाँ पर आए थे 2017 में आए थे, जब प्रदेश के प्रभारी बने थे, तब उस वक्त संगठन को जो है काफी एक्टिव किया गया था, सक्रिय किया गया। और जो भी आपने आरएसएस की बात की है, आरएसएस में अभी से नहीं, आरएसएस में लंबे समय से एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन जो बीजेपी के साथ होता था, उसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री आप देखिए आरएसएस का आदमी होता था। और आशुतोष जी, आपको शायद पता ही होगा कि हर सांसद के यहाँ एक आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है उनके यहाँ ऑफिस में, जो ये देखता है कि सांसद क्या कर रहा है, उसकी क्या गतिविधियां हैं। तो बीजेपी और आरएसएस का जो कोऑर्डिनेशन है वो दूसरे तरह का है। और कांग्रेस के अंदर अब कोई भी, पहले तो बंदर सेना बनी थी, इंदिरा जी के टाइम पे बानर सेना बनी, शायद उसका भी जिक्र आपने कभी सुना हो। अब उसका भी पता नहीं है। सेवा दल की आपने जो बात की, पहले तो सेवा दल हर कार्यक्रम में कांग्रेस का सेवा दल नजर आता था, उनका एक ड्रेस कोड होता था, उस ड्रेस कोड में सेवा दल के लोग दिखाई देते। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो वही बात है कि सेवा दल के जो कार्यकर्ता, एनएसयूआई को आप देख लीजिए, एनएसयूआई के साथ में भी कोई कोऑर्डिनेशन इनका नहीं है। उनके कार्यक्रम अलग चलते हैं, इनके कार्यक्रम अलग चलते हैं। जो ये कांग्रेस का जो आंतरिक बिखराव है, उसके चलते कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जब तक आप हार से सबक नहीं सीखते हैं, तो आप लगातार हारते चले जाते। और कांग्रेस किसी भी, जी बोलिए। मैंने कहा कांग्रेस किसी भी हार से, आप वही एसआईआर का मुद्दा, अरे मनरेगा का नाम बदल दिया, आप तो ये देखिए कि उससे जो क्या बेनिफिट मिलेगा या क्या नुकसान होगा श्रमिकों का। और अभी तो मनरेगा का नाम बदलने के बाद में बहुत शुरुआती दौर है, 1-2 महीने आप इंतजार कीजिए, फिर आप देखिए कि उसका क्या वहां पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका कोई फायदा मिल रहा है ग्रामीण श्रमिकों को या नहीं मिल रहा है। फिर आप इसको मुद्दा बनाइए। आप केवल राम जी और गांधी जी, तो आप वाहियात मुद्दे, जब तक आप जनअपेक्षाओं के मुताबिक आप जो है मुद्दे नहीं उठाएंगे, जनअपेक्षा की, आज अरावली का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि अगर कांग्रेस इसको लेकर कोई देश के अंदर कोई मूवमेंट चलाती, या कुलदीप सेंगर को जिस तरह से जमानत मिल गई थी, तो इन मुद्दों को अगर वो लेके जाती तो मुझे लगता है कि शायद उसको अरावली का मुद्दा तो सफल भी हुआ ना। अरावली का मुद्दे में तो फिर सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ गया। नहीं, सरकार बैकफुट पे इसलिए आई है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने ही फैसले के खिलाफ जो है उसको पलट दिया उसने, सुमोटो में उसने। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और ये कहूं कि कुदरत की बनाई हुई किसी भी चीज की परिभाषा आप कैसे तय कर सकते? आप उसकी व्याख्या तो कर सकते हैं उसके आकार को लेकर। आप कैसे तय कर लेंगे कि ये जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है, इसमें अगर कोई 3 मीटर का और 4 मीटर का है तो ये पहाड़ का हिस्सा नहीं। तो बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे देश में। हम परिभाषित करने लगे हैं कुदरत में। वो तो धरती के कोख से जन्मा है वो जी, अरावली। तो ये बड़ा मुद्दा था। और कांग्रेस को तो ये मांग करनी चाहिए कि देश के अंदर जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, नाले हो, जंगल हो, जो कुछ भी हो, उसका दोहन बंद होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे की जगह में जीतू पटवारी कह रहे हैं कि वनवासी हो गए, तो चलिए वो जंगल को बचाने निकल पड़ते तो ज्यादा अच्छी बात होती। जी मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि क्या आपको लग रहा है कि जो 2029 में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, उसमें कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ अपना दमखम दिखा पाएगी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? जी 2028 जी हाँ, 2028 में होंगे। और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की राजनीतिक चुनौती का सामना अभी करना पड़ रहा है या भविष्य में उसको करना पड़ेगा। अब मुद्दों में उससे भी चुनाव नहीं होते हैं। अब तो खैराती योजनाएं जो होती हैं वही चुनाव जिताने और हराने का जो है मुख्य रूप से वो जिम्मेदार है। अभी आप बिहार में देख लीजिए, लगातार नीतीश जी वहां पे, उनकी पार्टी जो है जिस दल के साथ में अलायंस करती है उसकी सरकार बन जाती है।
तो किस तरह से वहां पे चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए महिलाओं को देने का एक ऐलान होता है। उसके पहले मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए 2023 में लाडली बहना योजना जो थी तो गेम चेंजर साबित हुई। झारखंड में यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ, महाराष्ट्र में यही हुआ। और अपने यहाँ तो मध्य प्रदेश में तो इन्होंने बोला है कि 3,000 कर देंगे। तो अब मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, अब चुनाव केवल कहती योजनाओं पे लड़ेंगे। और वो दिन भी दूर नहीं जब हम लोग ये देखेंगे कोई राजनीतिक पार्टी ये कह देगी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है पौवा मुफ्त देंगे, ये फलानी चीज मुफ्त देंगे। अब तो प्रलोभन की राजनीति हो गई है, जो सत्ता में रहेगा वो प्रलोभन देगा और मतदाताओं को जो है वो प्रभावित करेगा और चुनाव जीत लेगा। देश की एक बड़ी आबादी आज भी खैराती योजनाओं का मुंह ताकती रहती है। चंद लोग हैं जो गुड गवर्नेंस के नाम पर, महंगाई के नाम पर, करप्शन के नाम पर चाहते हैं कि सत्ता बदल जाए, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो गया। तो विरोध पार्टी हो गया। अभी कैलाश विजयवर्गीय की आपने बयान सुना होगा, कैलाश विजयवर्गीय का, उन्होंने बोला कि जो ऐसी योजनाएं हैं उसकी वजह से दूसरी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो ठीक है, उनके बयान को हम लोग कहते हैं कि अच्छा बयान है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तो लगातार कर्ज में डूब रही है। वित्तीय अनुशासन का पालन होना चाहिए, आपको अपने खर्चे अनावश्यक खर्चे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके राजस्व में उस तरह का इजाफा तो नहीं हो रहा है। तो लगातार जो है खजाने पे जो बोझ पड़ रहा है उसको, वो कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है वो समझदारी की बात की है, लेकिन उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर इस तरह की कोई आवाज आती है तो उसको सख्ती से दबा दिया जाता है। उनके पास में चमत्कारिक नेतृत्व है। ये बिल्कुल स्थिति वैसी हो गई है कि जैसे कि कभी इंदिरा जी के टाइम पर था। इंदिरा जी के खिलाफ में बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी, उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वही स्थिति जो है अब भारतीय जनता पार्टी की है। ये कहने में संकोच नहीं है कि आज मोदी जी और अमित शाह की इच्छा के खिलाफ जो है कोई बोल सकता है, खड़ा हो सकता है पार्टी के भीतर। आडवाणी जैसे लोग जो है हाशिए पे चले गए, मुरली मनोहर जोशी कितनी बड़ी लीडरशिप थी। इस तरीके से प्रहलाद पटेल को, नरेंद्र सिंह तोमर को कहा गया कि जाइए विधानसभा चुनाव लड़िए। अभी जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं आप देख लीजिए, लो प्रोफाइल जो लोग हैं उनको किस तरह से बीजेपी एकदम से प्रमोट कर देती है। अब वो सीनियरिटी का कहाँ कोई मतलब रहेगा, कोई औचित्य रहेगा कि आप सीनियर हैं इसलिए आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। आपके अनुभव को देखते हुए पार्टी आपके अनुभव के आधार पर आपको आगे ले जाएगी। अब तो ये है कि मोदी जी और शाह की इस पे इनायत हो जाएगी, नजरें इनायत हो जाएंगी, तो वो शीर्ष पे दिखने लगेगा। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, जो डॉक्टर मोहन यादव है, किसने सोचा था कि मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तमाम लोग थे इस दौड़ में शामिल थे, गोपाल भार्गव थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये लोग आए थे वहां से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंत्री बनने आए थे, तो ऑलरेडी मंत्री थे वहां पर, केंद्र में मंत्री थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, जो प्रभु इच्छा हो जाएगी, जो पार्टी के प्रभु है। तो हर दल में ये स्थिति है। तो जीतू पटवारी का बनवास वाला बयान फिलहाल मध्य प्रदेश में वायरल है। तरह तरह जो उनके सामने उसको लेकर उन्होंने दिया है, जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जी, तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। एमपी राउंड अप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।